n बराबर 20। सार्वंतर निकालेंगे, 9 मिल जाए पर जोड़ने पर 6 मिले, मतलब मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 3 सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर, प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दीपावली आपने बेहद उत्साह के साथ मनाई होगी। अब समय आ चुका है बेटा दोबारा से स्टडी को कंटिन्यू करने का और बेहद डिसिप्लिन के साथ, बेहद डिटर्मिनेशन के साथ अपनी स्टडी को आगे ले जाना है। बिकॉज समय है बेटा अर्धवार्षिक परीक्षा का। 3 नवंबर से हमें अर्धवार्षिक परीक्षा देनी है। उस लिहाज से ये समय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब हमें सीरियस होकर अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना होगा। आपकी स्टडी में और 4 चांद लगाने के लिए एसएमसी विद्यावर्ष की टीम और मैं उपलब्ध हूं एक और बेहतरीन वीडियो, एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, जहां बेटा आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय की। और गणित विषय में, स्पेशली गणित विषय में बेटा आज हम बात करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 5 से जुड़े हुए आईएमपी क्वेश्चंस की। ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ बेटा ये क्वेश्चन आपकी ना बेसिक को भी बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चंस के सहारे से आपके मन से वो प्रैक्टिस करने का जो ना डर रहता है कि सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना उसे हम यहाँ खत्म कर लेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ कुछ बेसिक्स जो आपसे छूट जाते हैं उन्हें भी हम इन क्वेश्चंस के सहारे से खत्म कर लेंगे बेटा। ठीक है? सभी क्वेश्चंस को हम सब खत्म कर लेंगे। क्या है कि एमसीक्यू स्पेशल है, जहां आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो हो सकता है आपसे 2, 3 या 4 नंबर में पूछ लिए जाए। ठीक है ना? मैंने तो वो एमसीक्यू के तौर पे रखे हैं, पर जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में उन्हें एमसीक्यू ही रखा जाए। हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे 2, 3 या 4 नंबर में पूछ लिए जाए। सारे क्वेश्चन आपके ना बेसिक से एडवांस लेवल के रहेंगे, जहां आप शुरू से शुरू करके और कठिन से कठिन क्वेश्चन तक को हल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो एसएमसी विद्यावर्ष के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी ना एक बेहतरीन वीडियो उपलब्ध होता रहे। और आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से, आपके लाइक से हम लोगों को भी उत्साह मिलता है कि हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। तो आप अपना काम करें और मैं और मेरी टीम अपने काम में लगी रहेगी। ठीक है ना? तो चलिए बेटा फिर शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न में यूनिट 4 का, जहां पूछा गया है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। देखिए बेटा पहले ही लिख कर दिया गया है, बात किसकी हो रही है? द्विघात समीकरण की हो रही है। ठीक है ना? किसकी बात हो रही है बेटा? द्विघात समीकरण। ठीक है ना? और जब बात बेटा द्विघात समीकरण की होगी, मतलब सबसे बड़ी घात क्या रहेगी? सबसे बड़ी घात आपकी होगी बेटा 2। ठीक है? 2 से बड़ी घात नहीं हो सकती इक्वेशन में। तो चलिए देखते हैं किस इक्वेशन में 2 से बड़ी घात नहीं है। पहला 2 से छोटी है, मतलब रेखिक है, हटाइए इसे। दूसरा 2 है, चलिए देखते हैं। तीसरा 3 है, इसे भी हटाइए, इसे भी हटाइए। आंसर क्या होगा बेटा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये रहा आपका द्विघातीय समीकरण। क्लियर है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए वर्ग समीकरण का आदर्श समीकरण क्या है। ये रहा बेटा आपके वर्ग समीकरण का आदर्श समीकरण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। आगे क्या है? आगे है बेटा x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल क्या है। इसे आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, इसे आप धराचार्य मेथड से कर सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या है? x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5। तो मैंने लिखा यहाँ बेटा 3 + 2 x + 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -3x -2x + 6 बराबर 0। x कॉमन x -3 -2 कॉमन x -3 फिर x -3 एंड x -2 = 0। x -3 बराबर 0 x -2 बराबर 0। अब साइड चेंज करेंगे। क्लियर? तो क्या मिलेगा बेटा? x बराबर मिलेंगे आपको 3, यहां से x बराबर मिलेंगे आपको 2। दोनों वैल्यू मिल चुकी। x बराबर 3 मिल चुका बेटा, x बराबर 2 मिल चुका। ठीक है ना? तो देखिए किस ऑप्शन में है ये, 3 और 2 या 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है बेटा, यदि बी स्क्वायर -4ac। अब यहां मूलों की बात है तो मैं लिख देता हूं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ना बेटा 3 फॉर्म में रहेगी। v² -4ac अगर 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है बेटा? 0 से बड़ा है। तब मूल क्या होंगे? और अगर v² -4ac 0 के बराबर है तब मूल क्या होगा? और अगर v² -4ac 0 से छोटा है। 0 से छोटा कब होगा? जब यह वैल्यू बेटा ऋणात्मक होगी। कैसी होगी बेटा? ऋणात्मक होगी। ठीक है ना? जब ऋणात्मक होगी तभी यह 0 से छोटी होगी। तो अगर 0 से बड़ी है मतलब धनात्मक है। धनात्मक है तो ऐसी स्थिति में मूल क्या कहलाएंगे? तो देखिए बेटा, ऐसी स्थिति में मूल आपके कहलाएंगे, मूल होंगे बेटा वास्तविक। क्लियर है? और अगर 0 होंगे तब, तो तब बेटा होगा मूल बराबर। कैसे होंगे बेटा? मूल बराबर। और यदि निगेटिव होगी, यदि ऋणात्मक होगी, तब मूल क्या होंगे बेटा? तो तब मूल कहलाएंगे काल्पनिक। क्या कहलाएंगे बेटा? काल्पनिक कहलाएंगे। अब अगर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से बना पाए। देखिए यहां बात की गई है कि v² जो है ना, क्या है बेटा? v² -4ac = 0। ये कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन है तब क्या बन रहा है? मूल कैसे बन रहे हैं? बराबर। मतलब आपका आंसर होना चाहिए समान। क्या होना चाहिए बेटा? समान। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। यहां एक इक्वेशन है बेटा। इक्वेशन क्या है? 2x² + 3x -2 बराबर 0 समीकरण 1। और आपसे पूछा गया है कि बताइए ए, बी और सी के मान। तो हमें यहां लिखना होगा बेटा कि समीकरण 1 की तुलना ax² bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है ना? तो जैसे ही तुलना करेंगे बेटा वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा? ax² बराबर 2x², bx बराबर 3x, c बराबर -2। ये रही आपकी वैल्यू। क्या मिली वैल्यू? a बराबर 2 लिख देता हूं मैं नीचे। a बराबर मिला आपको 2, v बराबर आपको मिला 3 और c बराबर आपको मिला -2। ये रहे आपके आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, किसी द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे जब। अब बात यह है
कि दो मूल वास्तविक है और भिन्न है। कब होंगे? जब मूल कैसा होगा बेटा, समझिए। मैंने अभी बताया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, मतलब सर बी स्क्वायर 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तब ऐसी स्थिति में मूल क्या होंगे बेटा? वास्तविक हो। हाँ, यही तो है ना। और भिन्न मूल होंगे। तो ये रही स्थिति क्या, कि द्विघात समीकरण के दो मूल कब वास्तविक होंगे? जब यह कंडीशन बन जाए, ये स्थिति बन जाए, तब मूल वास्तविक भिन्न हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़। यहां लिखा है कि द्विघात समीकरण का डिटर्मिनेंट डी क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा विविक्त कर। विविक्त कर। तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या है? देखिए, विविक्त कर डी बराबर होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये रहेगा आपका विविक्त कर। क्लियर है? आगे, यदि डी का मान 0 से छोटा हो, तब मूल क्या होंगे? अभी पढ़कर आए हैं। ऐसी स्थिति में ना मूल हो जाएंगे बेटा काल्पनिक। क्या हो जाएंगे बेटा? मूल काल्पनिक हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया ना? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में लिखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 है तो एक्स का मान बताइए। तो देखिए, करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब हमें ना दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है बेटा जिनके गुणा करने पर तो हमें 9 मिल जाए, पर जोड़ने पर 6 मिले। मतलब मैं यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 एक्स प्लस 9 बराबर 0। 3 त्रिका 9, 3 और 3 6। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3 मिल चुके, प्लस 3 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल 0। यही तो रहेगा। आगे बढ़े तो x प्लस 3 एंड x प्लस 3 इक्वल 0। x प्लस 3 इक्वल 0। अब पॉइंट समझिए, ये दोनों कॉमन है तो मैंने इन्हें एक बार लिख दिया। और अगली बार क्या लिखा मैंने? अगली बार मैंने ये x यहां लिखी और ये 3 यहां। ठीक है? नहीं तो आप समझे कि सर यह तो वही पुनरावृत्ति कर दी गई। पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं है बेटा। ये इक्वेशन हो गई, x प्लस 3 इक्वल 0। x बराबर मिले माइनस, यहां से भी मिलेंगे x बराबर माइनस। तो x का मान क्या मिलेगा बेटा आपको? x का मान आपको मिलेगा -3। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। देखिए फिर अब ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ कुछ सही जोड़ियां हैं जो आप पीछे पढ़ आए हैं अच्छी तरह। पहले में क्या है कि वी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब इस कंप्लीट वैल्यू की, इस कंप्लीट वैल्यू का जो मान प्राप्त होगा ना, मान वह कैसा होगा बेटा? धनात्मक होगा। 0 से बड़ा है तो धनात्मक होगा, है। और अगर ऐसा होता है तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे? दो भिन्न वास्तविक। ठीक है ना? आगे, आगे लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। कब 0 होंगे? जब ना इस कंप्लीट वैल्यू का मान आ जाए 0। इसका मान क्या आ जाए बेटा? 0 आ जाए। तो 0 आ गया, ये रहा आपका 0। कब? जब दोनों मूल कैसे होंगे? समान होंगे, तभी 0 आएगा। आगे, वी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा है। अब 0 से छोटी कोई वैल्यू कब होगी बेटा? 0 से छोटी जब ही की रख पाएंगे आप जब मूल कैसे हो? ऋणात्मक हो। कैसे हो बेटा? ऋणात्मक हो, माइनस में हो। और जब ऋणात्मक या माइनस में होंगे, उस स्थिति में उन मूलों को क्या कहा जाएगा बेटा? काल्पनिक मूल कहा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़। देखिए,
आगे बात की गई है कुछ सही गलत है, जिनमें पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के दो भिन्न मूल होते हैं। दो भिन्न मूल मतलब x की एक वैल्यू अलग दूसरी अलग, तो वह भिन्न मूल कहलाते हैं। कैसे देखिए, पहले इसी क्वेश्चन को हल करते। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल में 0। अब ऐसी दो संख्याएं सोचनी है बेटा जिनके गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी 4। चलिए कोई नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ये तो ढूंढ ही लेंगे आप, है ना। ज्यादा बड़े नहीं, तो इन्हें तो आप कर ही पाएंगे ना, इतना तो आता ही है, बचपन में याद किया था 2 का पहाड़ा। चलिए फिर बढ़ते आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 हो चुका ना। चलिए अब इनमें कॉमन वैल्यू ढूंढते, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, यहां इन दोनों में कॉमन, तो पहले इन दोनों में कॉमन ढूंढ, है ना। अब सही, एक्स कॉमन ले ली मैंने, प्लस यहां क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लिए मैंने। अब जो वैल्यू बची है उसे लिखते हैं। तो देखिए एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड देंगे, 2x थी एक कम कर दी, तो कितनी बची बेटा, 1x बची सर जी, प्लस एक्स से एक्स खत्म सर, तो बचा बेटा 2, क्या बचा, 2 बचे सर, 2 आगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर में क्या है 0। देखो दोनों वैल्यू बिल्कुल सिमिलर है, तो इन्हें हम एक बार लिखें, ठीक है ना। मैंने लिखा x प्लस 2, और अगली बार जो बची हुई वैल्यू है, यहाँ x बचा हुआ है, यहाँ प्लस 2 बचे हुए हैं, इक्वल में 0 बचा हुआ है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर 2। यहां भी क्या मिलेगा, x बराबर 2, दोनों तरफ ही। अब यहां समझना प्लस 2 था तो ये क्या बचेगा बेटा, सॉरी, ये बचेगा आपका -2, ये भी बचेगा -2। क्लियर है। तो दोनों तरफ क्या मिला, दोनों तरफ मिले बेटा x बराबर -2 और x बराबर -2। अब आप ये बताइए, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके दो भिन्न मूल हैं, ये मूल भिन्न है या एक ही है, एक ही है सर, ये तो भिन्न है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक ही है तो कुछ और लिखना होगा। तो ट्रू फॉल्स है, मतलब ये हो चुका आपका असत्य, ये गलत हो गया, है ना। अगर यहां लिखा होता कि एक ही मूल है तो यह सत्य हो जाता, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन में क्या है, बी स्क्वायर -4ac को वेदांग कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, कह सकते हैं जी, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी इक्वल वी स्क्वायर -4ac, यही तो है ना फॉर्मूला, जी बिल्कुल कहते हैं। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हो चुका आपका सत्य, क्या हो गया, सत्य है सर, यही है फॉर्मूला, है ना, यही फॉर्मूला है सर, सही हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले, अब ना बात की जाएगी बेटा यूनिट 5 के कुछ एमसीक्यू, ठीक है। आपको बता दूं ये आपका पार्ट 1 चल रहा है, क्या चल रहा है, पार्ट 1। तो आज आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो हलवा हो, जिससे आपको लगे हाँ सर मुझे मैथ आने लगा। अगर मैं पहले ही दिन आपके लिए टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, तो फिर आप लोग परेशान, एक तो पहले से ही मैथ का डर बना हुआ है, फिर मैं और कठिन क्वेश्चन लेके आया, आप लोग तो परेशान हो जाओगे। तो इसलिए हम ना लेवल बाई लेवल सवालों को आगे बढ़ाएंगे। लेवल 1 में हम इजी क्वेश्चंस को लगाएंगे, लेवल 2 में हम मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और लेवल 3 में हम लगाएंगे हार्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। हार्ड क्वेश्चंस पे हम तब पहुंचेंगे बेटा जब आप इजी क्वेश्चन करने लगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन है बेटा, यदि एपी का प्रथम पद ए है,
सबसे पहले तो एपी समझ लेते हैं, क्या है एपी, है ना। ये समझना बेहद आवश्यक है कि सर एपी है क्या। तो देखिए बेटा, एपी क्या है ना। पहले एपी को समझते हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणी। अब समझिए क्या होता है एपी या समांतर श्रेणी। तो बेटा, जब कभी भी मानिए यहां मैंने कोई वस्तु रखी, मैंने यहां एक वस्तु रखी, आगे यहां एक और वस्तु रखी, उसके आगे यहां एक और वस्तु, ऐसे रख ले। और इन वस्तुओं के बीच का जो अंतर है ना बेटा, वो रखा बराबर। यहाँ ए, फिर यहाँ ए, सभी का अंतर कैसा रख दिया बेटा, बिल्कुल बराबर रख दिया। समांतर श्रेणी मतलब श्रेणी तो है ही है। क्या है बेटा, श्रेणी तो है ही। श्रेणी मतलब चेन, चेन में तो है ही। पर ये चेन कैसी है, ये चेन है बेटा समांतर। सर समांतर मतलब जिनमें बेटा समान अंतर हो, समान अंतर वाली चेन। कैसी बेटा, समान अंतर वाली श्रेणी। यहां आपको एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा बेटा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। जैसे आप डी से डिनोट करें, किससे बेटा, डी से डिनोट करें, डी से दर्शाएंगे जिसे, वही डी आपकी समांतर श्रेणी की रीड है। अगर डी अलग अलग आए तो आप समझ पाएंगे कि वह समांतर श्रेणी नहीं है। डी का आना, समान आना बेहद आवश्यक है। अगर डी सब में जीरो आएगी, दो तीन बार डी निकाली एक श्रेणी की, हर बार डी जीरो मिल रही है, मतलब समांतर श्रेणी के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। मानिए मैंने लिखा एक, मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा एक, 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 एक। ये समांतर श्रेणी है, पर इनके बीच में कोई प्रकार का अंतर नहीं है। रीजन ये है बेटा कि इनके मध्य जो सार्वंतर है ना, इनके मध्य जो सार्वंतर है वह कितना है, जीरो है बेटा। और जब सार्व अंतर जीरो होगा, जब सार्वंतर क्या होगा बेटा, शून्य होगा। क्या होगा बेटा, शून्य होगा जब सार्वंतर हमारा, उस समय एपी के पद नहीं बदलेंगे। ठीक है। दूसरा बेटा, सार्व अंतर जो है आपका बेटा, सार्व अंतर जो है वह है आपका ऋणात्मक, धनात्मक, किसी भी स्थिति में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सर नहीं अंतर सार्वंतर है तो धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की ओर चलकर आएंगे तो वह ऋणात्मक होगा। अगर हम छोटी से बड़ी की ओर चलकर जाएंगे तो वह धनात्मक होगा। अब समांतर श्रेणी में कुछ पदों की बेहद भूमिका होती है, जैसे कि बेटा प्रथम पद की, प्रथम पद की, सार्वंतर की, उसके बाद बेटा प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया, अब अंतिम पद की, है ना, इनकी विशेष भूमिका होती है। ठीक है, इन सभी की विशेष भूमिका होती है। तो देखिए फिर करना क्या है, बनाना कैसे है। प्रथम पद को हम लिखते हैं बेटा ए से, सार्वंतर को डी से, अंतिम पद को ए एन से, या कहीं कहीं इसे एल से और लिखते हैं बेटा लास्ट। क्या लिख देते हैं बेटा, लास्ट टर्म। ठीक है ना, इसे लास्ट टर्म से भी लिख देते हैं। क्लियर है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि एपी का प्रथम पद ए है,
और सामान्य अंतर d है, तो n वा पद क्या हो? तो समझिए, ए एन बराबर ए प्लस किसी भी पद को ज्ञात करना है, एक कम करके ज्ञात करें। अब जैसे मुझे एन वा पद ज्ञात कर, तो एन माइनस एक गुणा डी, ये स्थिति तो बनेगी बेटा किसके लिए? एन वा पद के। किसके लिए बनेगी बेटा? एन वा पद के लिए। मानिए आप कह रहे हैं कि नहीं सर मुझे तो 50वां पद 50वां पद बताए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से समझना। ए सॉरी ए एन की जगह क्या आएगा बेटा? 50 आएंगे। 50 बराबर ए, हमेशा जिस पद की बात की जाएगी उससे एक माइनस करें। मतलब बेटा 50 माइनस एक गुणा डी, यानी कि ए 50 बराबर क्या होगा? ए प्लस 49 डी। इस तरह से निकालेंगे हम ए 50। क्लियर है? आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन है बेटा, यदि एपी है 2 5 8 11 तो डी क्या हो? पहले एपी लिखते, 2 5 8 11, ये रहा बेटा एपी। अब आपको बताना है डी। क्या बताना बेटा? डी बताना। तो प्रथम पद क्या है लिखिए, ए1 बराबर है 2, दूसरा पद क्या है बेटा? ए2 बराबर है 5। अब ना सीधे निकालिए आप सार्व अंतर। ठीक है बेटा, सार्व अंतर। अगर यहां ये ना लिखा होता कि यदि एपी, तब हमें पता करना होता एपी है या नहीं। लिख रखा है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। सार्व अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन। तो डी बराबर ए टू की जगह कितने हैं बेटा? 5 माइनस 2, तो डी बराबर मिल चुका आपको 3। तो आपको आपके क्वेश्चन में सार्व अंतर कितना मिला बेटा? सार्व अंतर डी बराबर मिला 3। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में बेटा 2 5 8 11 है, तो एपी का 10वां पद ज्ञात की। सबसे पहले तो एपी लिखिए, 2 5 8 11। अब पूछा जा रहा है आपसे 10वां पद। कौन सा पद बेटा? 10वां पद। उससे पहले प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद ए1 क्या है बेटा? 2 है। कितना है प्रथम पद? 2। दूसरा पद क्या है बेटा? ए2 बराबर है 5। प्रथम पद ए1 2 है, दूसरा पद ए2 5 है। हमें निकालना है बेटा सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर ए2 माइनस ए1, मतलब 5 माइनस 2, यानी कितने मिले हमें? 3। क्या मिले बेटा? 3 मिल चुका सार्व अंतर। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? हमें निकालना बेटा 10वां पद। ए10 बराबर ए प्लस 9 डी। तो ए10 बराबर ए की जगह क्या है? देखिए 2, 9 गुणा डी की जगह कितने? 3। 2 प्लस 9 तिया 27, यही रहा ना? ए1 की जगह 2, 9 गुणा डी की जगह 3, 9 तिया 27 और 2 29। तो आपको आपका 10वां पद कितना मिला बेटा? 29 मिल चुका। चलो बढ़ते आगे। अगले क्वेश्चन में क्या है देखिए, यदि ए बराबर 3 डी बराबर 2 एन बराबर 5 है, तो एस 5 ज्ञात कर। सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला, एन बटे 2 2 ए एन माइनस 1 इंटू डी।
ये रहा फॉर्मूला। अब जो वैल्यू दी गई है उन्हें लिखते हैं। ए दिया गया है 3, डी दी गई है 2, एन दी गई है 5। तो हम ना पुट करते हैं S5 इक्वल 5/2, 2 × ए की जगह 3 प्लस एन की जगह 5 - 1 और डी की जगह 2। समझिए, एन मतलब 5/2, 2 × ए की जगह 3, फिर प्लस एन की जगह 5 - 1 × 2। आगे बढ़ाएं। S5 बराबर 5/2, 6 प्लस 5 में से 1 जाएंगे, 4 × 2। S5 बराबर 5/2, 6 प्लस 8। आगे बढ़ाएंगे। S5 बराबर 5/2, 8 और 6 14। S5 बराबर 5/2 × 14, 2 सत्ते 14। S5 बराबर 5 × 7, मतलब आंसर मिला आपको 35 या 35। क्लियर है? आगे लिखा है बेटा, एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या रहे। पॉइंट समझिए। बात हो रही है कि एपी की, जहां दो क्रमागत पद है। क्रमागत पद मतलब अगर कहीं लिखा है x, है ना, फिर लिखा है x+2, फिर लिखा है x+4, फिर लिखा है x+6। अब ये यहां कह रहे हैं कि इनका अंतर बताइए। तो अंतर कैसे निकालेंगे बेटा? x+2 - x+4 - x+2 और x+6 - x+4। यही तो तरीका है। 2 मिला, x+4 - x माइनस, यहां भी 2 मिला, यहां भी 2। अब मानिए कि सर मैं ना चर राशि को लेकर नहीं करूंगा, मैं किसी नंबर को लेकर करूंगा। तो चलिए भाई, आपको नंबर के साथ भी बताते हैं। बात हो रही है दो क्रमागत पद। कोई भी क्रमागत पद लिखिए आप, कोई भी, एनीबडी, है ना, चाहे आप सम लिखिए या विषम लिखिए। लिखिए, मैंने लिख लिया 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7। 4 में से 2 +2, +2, +2, +2, +2। देखिए, सभी का अंतर कैसा है? समान है, बिल्कुल समान अंतर। मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर, कैसा रहेगा? बराबर होता है। यदि एपी के पहले 3 पद ये रहे, तो अगले 3 पद बताइए। इसके लिए आपको सॉल्व करना, फॉर्मूला लगाना कोई आवश्यकता नहीं। 7 और +3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22। तो ये मिल चुके आपको आंसर। अगर छोटी कैलकुलेशन है तो हम सीधे कर पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़। आगे लिखा है कि यदि d बराबर 0 है तो एपी स्थिर श्रेणी होती है। बिल्कुल होती है, मैंने अभी बताया आपको कि यदि d 0 है, कैसे? कहीं लिखा है 2 2 2 2, 0 0 0। तो ऐसी स्थिति में एपी आपकी कैसी रहेगी? एपी रहेगी आपकी स्थिर। क्लियर है बेटा? ऐसी स्थिति में एपी स्थिर रहेगी। चलिए फिर, एपी के सभी पद समान नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। ये रहे सभी पद समान, देखिए सभी पद समान है, और ये एपी भी है। तो ये रहा आपका असत्य, ये रहा आपका सत्य। अब यहाँ कुछ मैचिंग है, इन्हें देखते हैं कि यदि ए 5 है, डी 2 है, तो फिर कहाँ मैच करेंगे? तो देखिए, ए कोमा A+D, A+2D, यही है ना तरीका। मतलब 5 पहले, तो ये रहे पहले 5, फिर 5 और 2, 5 + 2, फिर 5 + 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 5 9। ये रहा आपका आंसर, 2 2 के डिफरेंस पे।
क्लियर है? आगे यदि ए 3 है डी 0 है, ये रहा आपका आंसर। और यदि ए 2 है और डी 5, तब 2 2 + 5 7 + 5, ये रहा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि किसी एपी का फर्स्ट पद मतलब ए बराबर 3 है और 10वां पद ए 10 बराबर 30, तो आपको बताना है डी क्या। तो समझिए, ए 10 को आप लिखेंगे कैसे? ए 10 लिखा जाएगा बेटा ए + 9d। तो ए 10 की जगह तो 30, ए की जगह 3 + 9d, साइड चेंज, 30 - 3 बराबर 9d, 27 बराबर 9d, d बराबर 3। तो डी क्या मिली बेटा? 3 मिल चुकी। ठीक है, आगे देख। 2 4 6 का पहले 20 पदों का योग बताए। पॉइंट समझिए। प्रथम पद में क्या है बेटा? प्रथम पद ए बराबर है 2। दूसरा पद क्या है बेटा? दूसरा पद A2 बराबर है 4। और कुल पद कितने? कुल पद है बेटा n बराबर 20। सार्वंतर निकालेंगे। d बराबर A2 - A1, यानी d बराबर 4 - 2, तो d बराबर 2 मिल चुका। ठीक है ना? अब आपके पास a है, d है और n है। क्या क्या है बेटा? a बराबर 2 है, बिल्कुल है। n बराबर 20 है जी, बिल्कुल है। और d बराबर 2 है, हाँ जी बिल्कुल है। निकालना क्या है? बात की जाए उसकी, निकालना है बेटा S20। क्या निकालना बेटा? S20। ये आपको ज्ञात करना। Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 गुणा d। तो S20 बराबर 20/2, यही तो है। S20 बराबर 20/2। अब 2 एक ही जगह गुणा एक ही जगह कितने? 2 प्लस 20 - 1 गुणा d की जगह कितने? 2। S20 बराबर 10। 4 प्लस 19 गुणा 2, तो S20 बराबर 10। 4 + 38, 38 और 4 ये आएंगे आपके 10 गुणा 42, यही तो आए। अब 42 गुणा 10 मतलब 420 आंसर। ठीक है, हो गया। आगे बढ़। अब क्वेश्चन में है बेटा इसके मूल बताइए कि क्या मिलेंगे। क्वेश्चन है 4x² + 1 बराबर g। समीकरण 1 बनाओ और समीकरण 1 की तुलना ax² + bx c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर क्या मिलेगा भाई? ax² से तुलना है, मतलब a बराबर मिला आपको 4। b बराबर कोई वैल्यू नहीं है तब 0। c बराबर बेटा 1। अब मूल ज्ञात करने के लिए v² - 4ac, b की जगह 0 पे स्क्वायर, -4 गुणा a की जगह 4, c की जगह 1, तो 4 चुको -16। ठीक है, एक तरीका तो ये है जहां से आप निकालेंगे मूलों की प्रकृति। क्या निकालेंगे आप? मूलों की प्रकृति निकाल। क्लियर है? ठीक है ना? और यदि आपको इसे सीधे करना है तब तो क्या करेंगे? 4x²
प्लस 1 बराबर 0, साइड चेन। 2 पे स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर बराबर -1, 2x पे होल स्क्वायर बराबर -1 पे स्क्वायर, 2x पे होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। अगर हमें यूनिट 2 की तरह करना है तो फिर हम इसकी ओर जाए, ठीक है। वो निर्भर करेगा कि क्वेश्चन में आपसे कौन से ऑप्शन पूछे जा रहे। चलिए आगे क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी एपी का पहला पद 10 है, 10 मतलब ए बराबर 10 है, ए बराबर कितना है बेटा 10, और डी बराबर है बेटा -2, डी कितना है -2 है, तो पहले 10 पदों का योग ज्ञात। मतलब एन बराबर मिल चुका 10। फॉर्मूला क्या है बेटा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। तो S10 बराबर 10/2, 2 एक ही जगह 10 प्लस 10-1 गुणा डी की जगह माइनस। क्लियर है, 2 पंचे 10, S10 बराबर 5, 10 दूनी 20, यहाँ प्लस 9 गुणा -2। तो S10 बराबर 5 गुणा 20 -18, S10 बराबर 5 गुणा 2, S10 बराबर 10। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो ये रहे बेटा आपके आज के टोटल क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इन क्वेश्चंस में यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।